नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आदित्यनाथ योगी यूपी के सीएम बनते ही एक्शन में आ गए। योगी ने पहला फैसला लिया है कि वो लाल बत्ती के कल्चर को खत्म करेंगे, लेकिन इसके साथ ही यूपी में अवैध बूचड़ खानों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और विवाद इस बात पर भी पैदा हो गया है कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर ओम क्यों लिखा गया। मतलब साफ है कि योगी के एक्शन में आने से पहले ही उन पर हिंदुत्व के आरोप लग रहे हैं। हालांकि एक राय यह भी है कि योगी आदित्यनाथ को पहले कुछ समय दिया जाए और फिर उनके कामकाज की समीक्षा की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन योगी के सामने चैलेंज भी कम नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज कानून व्यवस्था को लेकर है। आखिर योगी के पास वो क्या होगा जिससे वो यूपी में अपराध कम कर पाएंगे या फिर यूपी को बीमारू राज्यों की फेहरिस्त से बाहर निकाल पाएंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुद्दे बहुत सारे हैं जो हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के सामने रखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था की है, जिसे हल करना हम अपनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सरकार निरंतर पूरी सजग तरीके से कार्य करेगी। आज उनकी सरकार आई है, घटना फिर उसी प्रकार घटने लगी है। हम अभी गुंडा राज नहीं कहेंगे क्योंकि विराज उनका बना है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि कानून व्यवस्था में कोई समझौता न करें, चाहे किसी दल का हो चाहे कोई भी हो। जो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। हिंदुत्व का अर्थ है राष्ट्रवाद। आप लोग उसकी परिभाषा गलत करने का काम मत करिए। बहुत समय हो गया, 60, 65 साल 70 साल हो गया परिभाषा गलत करते करते। अब सही रास्ते पर आप भी जरा विवेचना सही करो। तो ये कौन सी नई बात है? आप कौन सा रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है? घोषित रूप से वो तो हिंदुत्व की बात करते हैं, उसमें नई बात क्या है? बिग स्टोरी बिग डिबेट का पहला सवाल, क्या योगी के राज में अपराध मुक्त होगा उत्तर प्रदेश? दूसरा सवाल, क्या युवाओं को मिलेगा रोजगार? तीसरा सवाल, क्या बीमारू राज्य से बाहर निकलेगा यूपी? और बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज का चौथा सवाल, क्या हिंदुत्व के साथ विकास कर पाएंगे योगी? तो क्या हिंदुत्व के साथ विकास कर पाएंगे योगी, और हिंदुत्व के साथ विकास क्यों नहीं होगा? और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगे और कौन से बड़े चैलेंजेस हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल होगा। इस वक्त मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, बीजेपी के प्रवक्ता, आलोक शर्मा है, कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरे साथ विक्रम सिंह साहब हैं, फॉर्मर डीजीपी यूपी। थोड़ी देर में मेरे साथ संजीव मिश्रा, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी, मौलाना अंसार रजा बीएसपी सपोर्टर, और संदीप महापात्रा आरएसएस आइडियोलॉग भी जुड़ेंगे। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं विक्रम सिंह साहब आपके पास आऊंगा। सर, आप उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। सर, उत्तर प्रदेश अपने आप में कई देशों से ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को संभालना वाकई सबसे बड़ा चैलेंज है। और पिछली सरकार में कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा बना था, कई दंगों को लेकर लोग बात करते थे। क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के आगे अगर 3 बड़े चैलेंजेस रखें तो कानून व्यवस्था नंबर 1 पर आएगी? निसंदेह गौरव जी, उत्तर प्रदेश अगर मुल्क होता तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश होता। और कानून व्यवस्था की जो दुर्व्यवस्था है इस वक्त, उसके लिए अगर कोई समाधान है तो जो भी योगी जी ने अब तक किया है उससे बहुत सकारात्मक संदेश जा रहा है। कानून व्यवस्था में अगर आप देखें, सबसे पहले बाहुबलियों का वर्चस्व, नाजायज जमीनों पे और मकानों पे कब्जे, महिलाओं की असुरक्षा और अपराधियों के विरुद्ध ढुलमुल रवैया। कहीं थाने पर टॉप 25 आपने सुना है, कहीं जनपद में टॉप 100 सुना है, कहीं प्रदेश में टॉप 200 सुना है? नहीं सुना है, क्योंकि आपने एक अत्यधिक उदार दृष्टिकोण अपराधियों के विरुद्ध लगाया है, और जिसकी परिणति ये हुई कि जगह जगह सांप्रदायिक तनाव और दंगे, जातीय तनाव और दंगे, और अपराधियों का वर्चस्व, जहां पर महिलाएं असुरक्षित हो रही हैं,
और जहां पर जेलों के अंदर से बाहुबली अपना साम्राज्य चला रहे हैं, यह समय आ गया है कि खतरे की घंटी बज चुकी है और समय रहते इसके ऊपर नकेल कसने का समय आ गया है। ठीक है, प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा चैलेंज है। वैसे तो हम आज 10 बड़े चैलेंज दिखाएंगे अपनी इस डिबेट के दौरान और उन पर चर्चा भी करेंगे तमाम मेहमानों के साथ कि क्या ये 10 बड़े चैलेंजेस योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे उनको पार पाना होगा। क्या 2019 एक लेवल है जिसके आगे उनको उससे पहले सब बहुत कुछ करके दिखाना होगा और उसके बाद उनके लिए 3 साल तो बाद की बात है, 2 साल में सब कुछ करना होगा। लेकिन जो विक्रम सिंह साहब ने कहा, पहले इसी पर बात करते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ का जो रोड मैप है उसके बारे में जरा अगर हमारे दर्शकों को बता सके, वो कौन सा रोड मैप होगा जो उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को पटरी पर ला सकेगा? कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से सबसे पहले बाहुबलियों पर नियंत्रण करना। पहले ही हमारे संकल्प पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगले 40 दिनों में जो बाहुबली है, भू माफिया है, आपराधिक तत्व है, उनके खिलाफ कार्रवाई, उनको जेल के भीतर होना चाहिए। और आपने देखा कि जैसे ही जनादेश प्राप्त हुआ सरकार के गठन के पूर्व, गायत्री प्रजापति जो मंत्री होने के बाद जिनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ रहा था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर FIR तो दर्ज हुआ लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी और उनको कैबिनेट से राज्यपाल के पत्र लिखे जाने के बाद भी उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो किसी भी इस तरह के आपराधिक तत्व को सत्ता का, राजनीतिक दलों का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार का संकल्प है और उन्होंने पहले ही दिन DGP को ये निर्देश दिया कि हम जो है पुलिस महकमे में किसी प्रकार का किसी को भी जो है संरक्षण मिले इसके खिलाफ होंगे। इसके लिए जिम्मेदार, चूंकि वो जो है जवाबदेह हैं, जिम्मेदार, उनके अधिकार है, तो सिपाही से लेके DGP तक स्तर के लोग जो है वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें और प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएं। तो जब तक आप जो है प्रदेश को अपराध मुक्त नहीं करेंगे तब तक आप वहां एंटरप्रेन्योर्स को आप इनवाइट नहीं कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं रोजगार के अवसर का निर्माण नहीं कर सकते। मैं बताऊंगा आपसे और पूछूंगा भी आपसे कि निजी पूंजी निवेश के लिए माहौल बनाना कितनी बड़ी चुनौती है। सड़कों की हालत ठीक करना, नौकरियों में भेदभाव खत्म करना, स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करना या इसके अलावा शिक्षा, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि योगी सरकार में अब कोई भी बाहुबली गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा, नंबर 1। आप ये कह रहे हैं कोई भी अपराधी छूटेगा नहीं सजा पाने से, नंबर 2। और आप ये कह रहे हैं कि किसी भी अपराधी को राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाएगा, नंबर 3। बिल्कुल किसी भी अपराधी को ना तो राजनीति का संरक्षण मिलना चाहिए, ना सत्ता का संरक्षण। अपराधी सिर्फ अपराधी है, ना उसकी कोई जाति है, ना कोई उसका गोत्र है, ना उसका कोई धर्म है, ना कोई राजनीतिक अस्तित्व उसका होना चाहिए। ठीक है। मौलाना अंसार रजा BSP सपोर्टर भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं आलोक शर्मा के पास जाऊंगा। आलोक शर्मा, तो योगी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती आप भी मानते हैं कानून व्यवस्था, और आपको लगता है कि जो इन्होंने अभी तक रोडमैप पेश किया है, चाहे वो लाल बत्ती वाला कल्चर खत्म करने की बात कही और जैसे प्रेम शुक्ला वादा कर रहे हैं कि कोई संरक्षण नहीं किसी अपराधी को, कोई बाहुबली कल्चर नहीं, ये सब खत्म हो जाएगा इस सरकार में? देखिए, मैं समझता हूं भाषण देना और वास्तविकता में बहुत ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है। ADR की रिपोर्ट कहती है कि जितने सबसे ज़्यादा दागी कैंडिडेट्स जो अभी आज की तारीख में विधायक चुन के गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के थे। आज जो एक उप मुख्यमंत्री बने हैं उनके ऊपर कितने केस हैं ये शायद बीजेपी नहीं बता रही है देश की जनता को। भाषण देना बहुत अच्छा लगता है। मोदी साहब ने भी पार्लियामेंट में भाषण दिया था कि जितने लोग होंगे, जितने भी लोग ऐसे होंगे जो पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में दागी बैठे होंगे, उनको 1 साल के अंदर हम जेल में डाल देंगे। आज 3 साल हो गए हैं, कोई एक पत्ता नहीं हिला उस दिशा में। मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, लेकिन जिस तरह के रोड मैप अभी तक प्रस्तुत किए गए हैं उसमें कहीं कोई दम नज़र नहीं आ रहा है। और हम मानते भी नहीं हैं कि अभी से सब कुछ बता दिया जाए। अभी जुम्मे 2 दिन हुए हैं सरकार को बने, लेकिन दिल्ली महाराष्ट्र में इनकी सरकारों को बने सालों हो गए हैं। अब दोनों के अंदर आप देखिए, महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और दिल्ली के अंदर जो देश की राजधानी है, इन चारों राज्यों की कानून व्यवस्था भाजपा के शासन के पास है। और चारों के अंदर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि अपराध की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। इसका जवाब दें।
अभी हम समझते हैं कि आई है सरकार, एक्शन में आने दीजिए, अभी शुरुआत है, शुरुआत होगी ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी से रोड मैप मांगे वो भी अच्छा नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं जिस तरह से, लेकिन पहले ही कहा गया था कि सरकार बनते ही पहला फैसला होगा अवैध बूचड़खानों को बंद कराना, और आज दिन ढलते ढलते तीन चार जगहों से बड़ी खबरें आ गई हैं। गजरौला से भी एक बड़ी खबर आई है, इसके अलावा इलाहाबाद से भी कुछ खबरें आई हैं। तो मौलाना अंसार रजा जो शुरुआत में आता हूं सर, मौलाना अंसार रजा समझता हूं कि उन्होंने, मैं आता हूं सर, मौलाना अंसार रजा, तो यहाँ पर सरकार ने आते ही अपनी बात पे अमल करना शुरू कर दिया है। क्या ये एक रोड मैप मान सकते हैं? एक विषय चला है। गौरव जी मैं केवल 5 सेकंड दूंगा। केवल ये कहना चाहता हूं कि जो पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसके अंदर एक भी नीतिगत फैसला नहीं लिया गया। मोदी साहब तो कह रहे थे कि पहले फैसले में ही हम कैबिनेट की बैठक हुई नहीं है, नीतिगत फैसला एक भी नहीं हुआ है, उसके बाद भी भाषण ही हुए हैं पूरे। ठीक है, अंसार रजा, नहीं, कैबिनेट की मीटिंग पहली हो चुकी है। चलिए, अंसार रजा, ऑफिशियल कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है विद मिनट्स। अंसार रजा जी, तो मतलब जो सरकार ने कहा था या पार्टी ने कहा था चुनावों से पहले प्रचार में कि भाई हम आते ही सबसे पहला फैसला करेंगे अवैध बूचड़खानों को खत्म बंद करने का, और वो कहीं ना कहीं सरकार अपने उस पर जाते हुए दिख रही है। एक ही वादा किया था कि उन्होंने पूरे चुनाव में, तो एक ही दिन में सब तय कर लेंगे। थोड़ा सा आने दीजिए ना। अभी पहला जब नई बहू होती तो बड़ी खूबसूरत लगती है, अभी चलने दीजिए ना। अभी एक ही दिन हुआ है अभी। अब कौन से बंद किए हैं ये रिपोर्ट तो ना तो आपके पास है ना हमारे पास है। ये खबर आ रही है सब बंद हुए हैं, आने दीजिए अभी 2-4-6 दिन चलने दीजिए। बूचड़ खाने अगर बंद हो रहे हैं तो कोई मुसलमान थोड़ी चला रहा है जिस पर वो पीठ थपथपा रहे हैं। कौन चला रहा है ये सरकार को खुद मालूम है। अल कबीर सबसे बड़ा बूचड़ खाना है यहाँ का, जो कोई मुसलमान नहीं चला रहा है। उसको बंद करके दिखाएं तब हम बहादुर समझेंगे ना। आपको लगता है योगी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? योगी के सामने योगी जी सबसे बड़ा चैलेंज है कि जिस हिसाब से उनकी छवि कल से पेश की जा रही है कि साहब पुरानी बातों को नहीं दोहराया जाएगा, क्या वो अपने आप पे कंट्रोल कर पाएंगे? पहले तो ये देखना है। और हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं, ये जो एक हफ्ते तक जो सस्पेंस बना करके रखा है कि कौन सीएम बनेगा क्या बनेगा, हम लोगों ने उसी दिन फैसला कर लिया था जिस दिन अशोका रोड पर भारत के प्रधानमंत्री ने एक जुमला कहा था कि जब बड़ा पेड़ लगता है तो उसमें फल लगते हैं तो वो शाखें झुक जाती हैं। हम लोग कौन किसने फैसला कर लिया था? प्राइम मिनिस्टर ने भाषण में बोला। नहीं, आपने कहा था हम लोगों ने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि जब एक बड़ा पेड़ होता है। और जो हम जिस दिन उन्होंने भाषण दिया था उस दिन ये फैसला कर लिया था कि वो योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, ये उस दिन फैसला हो गया था, नाम नहीं खोला था। और उन्हें संयम बरतने के लिए कहा गया था कि जब बड़ा पेड़ लगता है तो वो झुक जाता है। तो ये तो फैसला उस दिन हो गया था। अब मसला ये है कि योगी जी बने हैं, अभी आने दीजिए। एकदम से मैं समझता हूं कि किसी के बारे में इतनी जल्दी फैसला ले लेना हमारी समझ से योगी सरकार के बारे में फैसला नहीं ले रहे। देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, आज हम अपने दर्शकों को भी समझा दें। हम बात ये कर रहे हैं कि योगी सरकार के बड़े चैलेंजेस क्या हैं। अगर हम सिलसिलेवार देखें तो सबसे ऊपर हमने लॉ एंड ऑर्डर को रखा है कि कानून व्यवस्था को सुधारना योगी सरकार का सबसे बड़ा चैलेंज। राम मंदिर का क्या होगा? राम मंदिर का क्या होगा, ये सवाल मैं प्रेम शुक्ला के पास लेके जाऊंगा। लेकिन दूसरा चैलेंज, राजनीति से अपराधीकरण खत्म करना। हम दिखा भी रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म करना, स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करना। क्योंकि गोरखपुर से आते हैं और गोरखपुर उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस से सबसे ज्यादा बच्चे वहां मरते हैं, पीड़ित है। किसानों की आय दोगुनी करनी और किसानों का कर्जा माफी का भी मुद्दा बहुत उठा इस चुनाव में। नौकरियों में भेदभाव की बात कही गई। सड़कों की हालत पे बड़ी राजनीति हुई है। एक्सप्रेसवे तो पूरे इलेक्शन के दौरान छाया था। रोजगार, निजी पूंजी निवेश और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ना हो सके। कहीं ये ना हो जाए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जहां तक मसला है, गौरव जी माफी चाहता हूं, वो तो आज पूरा दिन हो गया जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनकर के रह रहे थे 5 साल तक, उसका पूरे दिन से शुद्धिकरण हो रहा है। यहीं से समझ में आ गया कि क्या ध्रुवीकरण होगा क्या नहीं होगा। तो शुद्धिकरण नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? यार कोई ISI के लोग रह रहे थे क्या उसमें जो अब शुद्धिकरण कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, फिर मैं संदीप महापात्रा आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला, क्या वहां ISI के लोग रह रहे थे जो शुद्धिकरण कराया आप लोगों ने? अंसार रजा को इस बात पर आपत्ति है कि वहां ओम क्यों लिखा गया? नहीं, हमें ओम लिखने में कोई एतराज नहीं। फिर किस बात पे? नहीं, सफाई पे ओम पर कोई। मौलाना अंसार, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट क्लियर कर लें ना। मुझे ओम पर कोई एतराज है ना पूजा पर कोई एतराज है। हाँ, कोई एतराज नहीं, पूजा होनी चाहिए, ओम लिखा जाना चाहिए, कोई एतराज नहीं मुझे। फिर किस बात पे एतराज? एतराज ये कि दिन भर से जो ये कहा जा रहा है कि उस बंगले का शुद्धिकरण किया जा रहा है, उस पर ऑब्जेक्शन है। वो शुद्धिकरण पे ही था। मुझे उस पर एतराज नहीं है। आप ओम लिखिए, पूजा करवाइए, खुशी से, वो आपके धर्म में है। इस बीच संदीप महापात्रा और संजीव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। मौलाना साहब थोड़ा सा विरोधाभासी बातें कर रहे हैं जी। नहीं, थोड़ा सा विरोधाभासी। मौलाना साहब 11 तारीख के बाद से विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब भी कोई किसी घर में गृह प्रवेश करता है तो इस्लाम में लोग कुरान खानी करते हैं
हमारे सनातन धर्मी जिसकी जो पंथ और जो परंपरा होती है उसके हिसाब से गृह प्रवेश का जो है औपचारिकता पूरी करता है। तो गृह प्रवेश को शुद्धिकरण से जोड़कर अनावश्यक जो है बखेड़ा खड़ा करना, मुझे लगता है मौलाना साहब कृपा करके जो है इस तरह की हताशा प्रकट करने से न बसपा को कोई लाभ होगा न आपको कोई लाभ होगा। जब भी कोई गृह प्रवेश करता है उसकी जो परंपरा होती है, ईसाई अपनी परंपरा से करता है, हिंदू अपनी परंपरा से, शुद्धिकरण क्यों चलता है परंपरा से करता है। तो योगी जी जिन परंपराओं में श्रद्धा और उसमें भी अंसार रजा एक राजनीति देख रहे हैं, कह रहे हैं आपने पूरे दिन चलाया शुद्धिकरण, पूरे दिन चलता है, कार्य किया, पूजन कर्म किया। अरे भैया कोई पूजा जो है अनुष्ठान जो है वो पूरे दिन का भी हो सकता है, कई दिन का भी हो सकता है। शुक्ला जी, अरे योगी जी खुद इतने बड़े महान थे कि दूसरे लोग अपने समस्याओं का निराकरण करने के लिए उनके पास जाते थे। वो जहां कदम रखेंगे उन आप लोगों के धर्म के हिसाब से वो तो पहले से पवित्र है। नहीं कृपा करके नाथ पंथ को समझने की कोशिश कीजिए, सनातन परंपराओं को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए समझाइए। नहीं चलिए अभी इतना टाइम नहीं है, मैं आऊंगा उस मुद्दे पर, लेकिन मैं कमेंट और परंपरा के ठीक है ये परंपरा है, ये कहना बीजेपी का और अंसार रजा कह रहे हैं कि ये कैसी परंपरा चलती है और संदेश का देना चाहते हैं। ठीक है इस पर आएंगे, लेकिन संजीव मिश्रा आपको भी आपत्ति है उस शुद्धिकरण से कि अखिलेश यादव उस घर में रहते थे तो ऐसा कौन सा काम कर दिया जो शुद्धिकरण करवाया गया, या आपको लगता है कि हर इंसान का अधिकार है कि वो जिस घर में रहना चाह रहा है उस घर को अपने हिसाब से शुद्ध करे, साफ सफाई करे, या उस जैसे भी रहे उस घर में? क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, ये शुद्धिकरण एक अलग चीज हो गई। शुद्धिकरण तो वहां होता है जहां पर कुछ ऐसी स्थिति होती है कि उसके बाद शुद्धिकरण हो, लेकिन हाँ पूजा पाठ एक अलग विषय है। मुझे लगता है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब तो सवाल ये है कि भाई पूर्ण बहुमत की सरकार है आपकी, और हम भी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने, सम्मानित मतदाताओं ने हमको विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है। हम तो बहुत स्वस्थ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जहां किसानों का कर्जा माफ होगा तो निश्चित रूप से, लेकिन लोग ये बताइए जिसमें अखिलेश जी रह रहे तो उसका शुद्धिकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आएंगे जहाँ, अरे भाई थोड़ा रुकिए, आप तो हर एक के बीच में आ जाते हैं तो ये ठीक नहीं है। थोड़ा सा शांत रहिए। मालूम है आप कितने बड़े समर्थक हैं। एक चीज बहुत साफ है। क्या मालूम है आपको कितने बड़े समर्थक हैं? होगा, क्या मालूम है आपको? समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से जनता के साथ रहेंगे। नहीं ठीक है, चलिए अखिलेश यादव जहां रहते हैं वहां शुद्धिकरण होना नहीं चाहिए या होना चाहिए, मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि अखिलेश यादव जिस सूबे के मुख्यमंत्री थे वहां कानून व्यवस्था क्या वो गिफ्ट में देके गए हैं? वो जो आज कानून व्यवस्था योगी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है, मुद्दा यह है। अखिलेश यादव जो छोड़ के गए हैं लेगेसी, वो सबसे बड़ी, उसमें से सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है योगी सरकार के लिए? मुद्दा यह है। मैं आपके पास आऊंगा संदीप महापात्रा। और संदीप महापात्रा, जब से योगी आदित्यनाथ का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आया उत्तर प्रदेश में, और जब से वो मुख्यमंत्री बने, मैं आ रहा हूं संजीव और प्रदेशों की भी बात कर लें। संजीव उत्तर प्रदेश के अलावा जहां भारतीय जनता पार्टी, मुझे मालूम है कि आप एमपी राजस्थान पे जाएंगे और उनके आंकड़े में आप रख दीजिएगा, आप जब बोलिएगा, लेकिन मैं एक सवाल ले लूं संदीप महापात्रा। नहीं, हम कतई नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एमपी और राजस्थान नहीं होने देंगे, ये पक्की बात। चलिए बहुत अच्छी बात है। संदीप महापात्रा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। संदीप महापात्रा, जब से योगी आदित्यनाथ सामने आए हैं, कहा जा रहा है ये तो हिंदुत्व की सरकार है, ये तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सरकार है, ये तो लगता है जैसे बाकी किसी और धर्म के लोग उत्तर प्रदेश में रह ही नहीं पाएंगे। मुझे एक बात का जवाब दीजिए संदीप महापात्रा, और जो लोग आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको बताइए, क्या हिंदुत्व के साथ विकास हो सकता है या नहीं? दूसरा कि क्या योगी आदित्यनाथ के वो जो चैलेंजेस उनके सामने उठकर खड़े हुए हैं, क्या योगी आदित्यनाथ उनको नहीं पार पा पाएंगे क्योंकि वो एक महंत हैं, योगी हैं, संत हैं, या उनकी छवि कट्टरवादी रही है? क्या ऐसा भी है? गौरव जी, आपने मुझे 2 प्रश्न पूछा और मुझे समय दीजिएगा, और बाकी जो पैनल के लोग हैं जो एक पूजा को लेके भी एक यहाँ पे बवंडर खड़ा करना चाहते हैं, उन लोगों से भी अनुरोध है कि मेरे प्रश्न जो उत्तर है वो सुन लें। पहली बात, जहां तक आपने कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जिस तरह से एक माहौल खड़ा किया जा रहा है, बताइए ना महापात्रा जी, कोई नई बात नहीं का जवाब दीजिए कि इस तरह की बातें पहले भी हुई है, और खास करके जो संवैधानिक संगठन है या अनुष्ठान है उनके प्रति प्रश्न चिन्ह लगाना आजकल के जमाने में एक तरह से आदत बन गई है कुछ लोगों की। जब सुप्रीम कोर्ट रात भर बैठ के एक फैसला सुनाती है, उसको कहा जाता है जुडिशियल किलिंग। जब इलेक्शन कमीशन, जिसको कि गौरव जी कहां डिबेट को आप लेकर जा रहे हैं? सर मैं आ रहा हूं आपके पास, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आता हूं आपके पास। उसके चुनाव नतीजे के बाद कुछ एक दल कहते हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी है।
जब सीएजी रिपोर्ट देते हैं दिल्ली सरकार के बाबत में कि भाई आपने एडवर्टाइजमेंट के बाबत बहुत खर्चा किया है, सीएजी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको भी आपने प्रश्न किया। अब योगी आदित्यनाथ जी की जहां तक बात है, उन्होंने शपथ ग्रहण करने से पहले ही कहा था कि ये सबके साथ सबके विकास और डेवलपमेंट की सरकार होगी। कल शपथ ग्रहण के बाद भी उन्होंने कहा, उन्होंने जो 10 पॉइंट्स आज गिना है उसमें सबसे ऊपर लॉ एंड ऑर्डर है, उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे बातें उन्होंने कहा है कि रोजगार की क्यों ना बात हो, वो चाहे वहां पे इंडस्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट की क्यों ना बात हो। मेरा ये केवल यही मात्र नहीं, संदीप मुझे टोकना पड़ेगा आपको बीच में। संदीप, अंसार रजा यहाँ पर बैठे हैं। अंसार रजा ने कहा कि जब पीएम ने कहा कि जो पेड़ बड़ा होता है जिस पर फल लगते हैं उसको झुकना पड़ता है, तो उनका इशारा आदित्यनाथ जी की तरफ था। आपको लगता है आदित्यनाथ झुक पाएंगे उस पेड़ की तरह? निश्चित रूप से मैं वही कह रहा हूं, आदित्यनाथ जी उन चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स जो यूपी के रहे उनसे अच्छे होंगे जिन्होंने पुलिस फोर्स को अपने भैंसे जो चोरी हो गए थे उसको ढूंढने के लिए लगा दिए होंगे। मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि जो योगी आदित्यनाथ है उनसे कई अच्छे तरह, इसीलिए जावेद अहमद को हटा करके उनके मिनिस्टर में रजनीकांत शर्मा को लाया गया है। अभी केवल मात्र 2 दिन लाया जा रहा था, नहीं हुआ है और कंफर्मेशन आने बाकी है। अंसार रजा, आप हर चीज का प्रेडिक्शन पहले से कर रहे हैं, जैसे सब सरकार से ज्यादा आपको पता है, लेकिन ठीक है, ये आपके प्रोफेशन की नीड हो सकती है या आपकी जॉब की नीड हो सकती है। लेकिन संदीप महापात्रा, आपके पास मैं आता हूं, मैं एक बार फिर से जाऊंगा आपके पास सर, विक्रम सिंह जी के पास। विक्रम सिंह जी, गौरव जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपको ठीक से सर। मैं विक्रम सिंह साहब, अगर मेरी बात आप तक आ रही हो तो मैं बोल रहा हूं, मैं अभी आता हूं आपके पास, लेकिन मैं विक्रम सिंह जी के पास जा रहा हूं। विक्रम सिंह जी, क्या आपको लगता है कि इन मुद्दों पर बात करने की बजाय कि पूजा क्यों नहीं की, शुद्धिकरण क्यों किया, क्यों नहीं किया, इन बातों पर बात करना चाहिए कि मुख्यमंत्री आगे क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे? निसंदेह गौरव जी, विकराल समस्याएं हैं। हमको विराट विषयों पर ही अपना चिंतन और मनन करना चाहिए, न कि इन छोटी मोटी बातों के ऊपर। हम अपने निवास में क्या पूजा पाठ करते हैं, क्या सफाई करते हैं, यह मेरा व्यक्तिगत और निजी निर्णय है। इसमें किसी को टीका टिप्पणी और आलोचना करने का औचित्य नहीं है। हर आदमी जो जाता है, 36 साल मैं भी गवर्नमेंट सर्विस में रहा हूं, मुझसे पहले जो मकान में आते थे वो सफाई करते थे, मैं जहां जाता था मैं भी सफाई कराता था, रंग रोगन कराता था। ये एक औपचारिकता है, ये एक हमारी निजी निर्णय है, इसमें किसी को कोई टीका टिप्पणी का कोई औचित्य ही नहीं है। जो बड़ी समस्या है कानून व्यवस्था है, अपराधी बाहुबली आएगी। फिर जावेद अहमद को क्यों हटाया जा रहा है? अगर ध्रुवीकरण नहीं करवाना चाहते, रजनीकांत को क्यों लाया जा रहा है? जावेद अहमद को बनाया भी तो गया था। अगर बनाया गया था तो ये पुलिस की धर्म और जात संप्रदाय से बहुत ऊपर है, और इसके पीछे क्या निर्णय होगा, क्या अभी तो आया नहीं निर्णय, इसके पहले ही हम उसके ऊपर हम कंक्लूजन निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है। आप बताइए आलोक शर्मा, क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए उससे पहले, बजाय इसके कि बात यह करे कि कैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की आबादी की जनसंख्या नेशनल एवरेज तक लेकर आएंगे पर कैपिटा इनकम में, बजाय इसके कि हम ये बात करें कि योगी आदित्यनाथ ने अपने घर में शुद्धिकरण क्यों करवाया, उत्तर प्रदेश का जो विकास कैसे होगा, इस पर हम बात करें। देखिए, मैं समझता हूं कि जहां तक शुद्धिकरण शब्द की बात है वो एक नकारात्मक शब्द है। आप पूजा कराइए, पाठ कराइए, जो भी कराना है कराइए। मैं भी कभी कहीं किसी स्थान पर जाऊंगा तो मैं भी इस तरह की चीजें कराऊंगा, क्योंकि मैं भी हिंदू धर्म में विश्वास रखता हूं। लेकिन जहां तक शुद्धिकरण शब्द का इस्तेमाल है, अगर एक मुख्यमंत्री गया वो भी इलेक्टेड मुख्यमंत्री था, और दूसरा मुख्यमंत्री आया है वो भी इलेक्टेड मुख्यमंत्री है, शुद्धिकरण शब्द का जो इस्तेमाल है वो गलत हुआ है। मैं मुझे कहीं ना कहीं उसमें पूरी तरह से आपत्ति है शुद्धिकरण शब्द पर। दूसरी चीज, जहां तक बात अभी आ रही है कि साहब कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं और सीएजी के ऊपर अभी एक किसी प्रवक्ता महोदय ने प्रवचन दिया, उनको शायद ये नहीं पता अरुण जेटली साहब ने सीएजी के लिए क्या कहा था 2 साल पहले। सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, वो किसी पार्टी के कहने से नहीं चलती है, रात को नहीं खुली थी कांग्रेस के कहने से, और केंद्र में सरकार अगर किसी की थी तो बीजेपी की थी, उसको रुकवा देना चाहिए था अगर ये लोग इतने बीजेपी के चिंतक हैं तो। जो लार्जेस्ट पॉइंट है आज की आप समझ नहीं रहे हैं। अरे मैं छोड़िए ना, आप लोगों को ये आदत बन गई है। अरे आप छोड़िए ना, आप लोग बेकार में आप लोग बेकार के मुद्दे उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी के कहने से नहीं चलता, ये आपको भी पता होना चाहिए। और अरुण जेटली साहब ने सीएजी के लिए क्या कहा था
ऐसे उसको विकास थोड़ा के सा मुद्दे पढ़ उठाते हैं, लीजिएगा। उसका महापात्रा परिणाम जी, भुगत चुके हैं आप। आपके पीछे काफी बड़ी बड़ी किताबें रखी हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। केवल भाषण मत दीजिए, अंदर झांक के देखिए क्या हुआ है। आज मुझे केवल ये बता दीजिए कि किसानों की आय आप दुगनी मुझे कैसे प्रवचन मत होगी, दीजिए, मैंने उसके लिए क्या केंद्र पढ़ाई सरकार ने करना क्या है, किया है जो करूंगा, योगी जी आप इस पे करेंगे। आइए। ठीक है, मैं प्रेम शुक्ला के नहीं, पास आप जाऊंगा। जिस ओके तरह सर, की टिप्पणियां करते हैं ना, हम लोगों सर, को नहीं करनी सर, चाहिए। मतलब हम इसके लोग पीछे बड़ी-बड़ी किताबें नहीं है। हम लोग बाजारू प्रवक्ता ना बने। आलोक शर्मा, मेरे पीछे कोई बड़ी किताबें नहीं है और संदीप महापात्रा को छोड़कर किसी के पीछे कोई बड़ी किताबें नहीं है। सीधा तो मतलब हम लोग कुछ पढ़ लिख के नहीं आए। पहली बार व्हाइट पेपर लेकर आइए सब चीजों के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर भी, इंडस्ट्री के ऊपर भी, क्रिमिनल रिकॉर्ड के ऊपर भी। कृपया बहस का स्तर न गिराइए। अरे छोड़िए ना सर, आप छोड़ दीजिए यार, आपका समय हो गया। अरे मैं बिल्कुल नहीं गिरा रहा हूँ, आप लोग स्तर गिराते हैं बहस का, जिस तरह से उंगली कर कर प्रेम शुक्ला को बोलने दीजिए। आलोक शर्मा, आपका टाइम होगा। अहंकार बोलता है। आलोक शर्मा सुन लीजिए। मुझे केवल ये बता दीजिए कि कौन सा रोड मैप है कि जो 2022 तक किसानों की आमदनी को डबल कर देगा। हाँ ठीक है, ये आपने सवाल उठाया, ये आपने सवाल उठाया। अच्छा सर, आपने ये सवाल अच्छा उठाया। सर, आपने सवाल अच्छा उठाया। आप प्रेम शुक्ला को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास। आलोक शर्मा रुकिए, प्रेम शुक्ला बोलिए। सपोर्ट प्राइस गायब हो गया, 2 रुपए किलो में टमाटर सड़क पे गिर रहा है कि आज प्रेम शुक्ला किसान मजबूर हो रहा है। आलोक शर्मा रुकिए, आपकी आवाज नहीं जा रही है ऑन। आलोक शर्मा, आपकी आवाज ऑन नहीं जा रही, रुकिए। प्रेम शुक्ला बोलिए। आपकी सनक का जो हद है। नहीं, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं रोड मैप क्या है किसानों की आय दुगनी करने का, रोड मैप बताइए। नहीं सुन लीजिए, अब इन्होंने नहीं हम लोग को बेकार का बहस वाला कहा ना, हम लोग को बाजारू कह रहे हैं ना, तो जरा सुन लीजिए। अब इनको जवाब सुनना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था और उस निर्णय के खिलाफ पी चिदंबरम का बयान आया। उस निर्णय के खिलाफ गुलाम नबी आजाद जो है जम्मू एवं कश्मीर से राज्यसभा के, अरे बयान का छोड़िए, रात को सुप्रीम कोर्ट क्या कांग्रेस के कहने से खुला था? उनका जो अफजल गुरु आप लोग सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं लग सकते, उसको भी राजनीति में घसीट लाते हैं। राम मंदिर को राजनीति में घसीट लाते हैं आप लोग, सीएजी को राजनीति में घसीट लाते हैं। अब इनको जो है कुछ देर तक आप जो है इनको जो है हर चीज को राजनीति में घसीट लाता हूं, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। आपस में आप लोग तय कर लीजिए, फिर मैं क्या करूं। रोड में बताइए, तय कर लीजिए कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। आपकी नाकामियों को सिद्ध कर दिया है, आपको सिंगल डिजिट में लाकर आपको निकम्मा सिद्ध कर दिया है। चलिए ठीक है, एक मिनट मैं अंसार रजा के पास जाऊंगा। ओके आलोक शर्मा प्लीज आलोक शर्मा रुकिए। आलोक शर्मा अपनी हताशा को आप बारंबार प्रकट करते हैं, हम लोग को सहानुभूति है आपके। ठीक है, अंसार रजा एक मिनट अंसार रजा के पास जाऊंगा। हम आपकी सारी बात सुनेंगे। मानसिक दिवालियापन हम सहानुभूति कर सकते हैं आपसे। ठीक है, चलिए ओके, आपकी सहानुभूति वो ले नहीं रहे हैं। किसका है मैं कहूंगा तो आप भाग जाएंगे। एक मिनट सर रुकिए, अंसार रजा को लाइए। अंसार रजा आप एक मिनट अंसार रजा को लाइए। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी रुकिए। अंसार रजा, आपको लगता नहीं कि आपने शुद्धिकरण पर सवाल उठा दिया? आपने सवाल उठा दिया कि भाई जिस दिन मोदी जी ने कहा उसी दिन मुझे पता चल गया कि आदित्यनाथ सीएम बनने वाले थे, तो बन गए, तो प्रॉब्लम किस बात की है सर? किसने प्रॉब्लम जाहिर की है साहब? हमने तो एतराज नहीं किया। आपने योगी आदित्यनाथ साहब को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि 325 एमएलए जीत करके आए हैं। 2 उप मुख्यमंत्री हैं आपके, एक मुख्यमंत्री। फिर लगा रहे हैं आप, तब भी जबकि लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहा हूं, इसलिए कि उन 325 में से कोई इस लायक नहीं था जिसे मुख्यमंत्री बनाया जा सके। 2 उप मुख्यमंत्री, कोई विधायक नहीं, एक मुख्यमंत्री, एमएलए नहीं, वो एमपी हैं, उससे बड़ा पद है उनका। लेकिन जिस भरोसे के साथ उत्तर प्रदेश के, फिर तो मायावती भी जब सरकार में थी तब भी विधायक चुन के नहीं आई थी कई बार। फिर तो अखिलेश यादव भी एमएलसी बनकर आए थे, उस पर सवाल नहीं उठाया कभी आप लोगों ने? सवाल क्यों हम उठाए? देखिए पहले पूरी बात सुनिए मुझे। उस पर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जिस तरह से अगर योगी आदित्यनाथ साहब इतने पावरफुल थे, उनका चेहरा इस लायक था कि पेश किया जा सके, तो फिर माननीय प्रधानमंत्री साहब ने चुनाव से पहले ही क्यों नहीं कह दिया कि योगी आदित्यनाथ साहब मुख्यमंत्री होंगे? आप जरा बता पाएंगे सर? एक मिनट प्रेम जी, एक मिनट। मुझे लगता है अंसार रजा इतने तो पढ़े लिखे हैं, और इतने नहीं, मैं उनको बहुत पढ़ा लिखा मानता हूं कि वो ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री चुनने का सिस्टम क्या होता है। विधायक दल का नेता चुनता है। अगर विधायक दल ने विधायक दल का नेता कब चुना गया है? ऐसा है साहब, उत्तर मीडिया बहुत सक्षम है हमारे हिंदुस्तान की, वो एक एक पल की खबर रख रही थी कि किसके दबाव में विधायक दल का नेता चुना गया है, किसके कहां क्या गया है, कहां क्या नहीं कहा गया। ये सब मत खोलिए, उसको खोलने की जरूरत नहीं है। आप स्वतंत्र, हम तो ये चाहते हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनको देखिए
चल लें दीजिए उत्तर प्रदेश में क्या होता है। हमें सिर्फ देखना यह है कि जिस भरोसे के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी को लेकर के आए हैं, क्या योगी जी अपनी जबान पर कंट्रोल कर पाएंगे? जिस तरह से कल उन्होंने भाषण दिया है कि सब लोगों को संयम बरतना है, अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। एक बड़ी अच्छी और बात हुई है, मैं आ रहा हूं संदीप आपके पास, संदीप मैं आपके पास, संदीप जी मैं आ रहा हूं आपके पास, संजीव मिश्रा के पास आता हूं। संजीव मिश्रा, लेकिन एक बात जो अगर आदित्यनाथ ने कह दिया कि कोई भी गलत बात नहीं कहेगा, आदित्यनाथ ने ये कह दिया कि कोई भी विवादित बयान नहीं देगा, तो इसमें भी हम राजनीति ढूंढ ले क्या? या ये अच्छी बात है, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए? अच्छी चीज है ये तो, एक स्वागत करते हैं। संजीव मिश्रा। नहीं देखिए मुझे नहीं लगता इन सब बातों का अब कोई औचित्य रह गया है। जब उन्होंने चुनाव में अपना कोई चेहरा नहीं दिया तो निश्चित रूप से चुनाव के बाद जब उनका पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है तो किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं ये उनका अपना, उनके पार्टी का मैं समझता हूं कि विवेकाधिकार है। और साफ सी बात है, अब तो आने वाले समय में जो समय आ रहा है, जो कमिटमेंट किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, वो कमिटमेंट पे क्या होता है। पहली कैबिनेट में जिस तरीके से उन्होंने कहा था 12 बजे के पहले ही हो जाएगा, उन्होंने बहुत सी चीजें कही थी, तो ये देखना है। हम उस पहली कैबिनेट का इंतजार कर रहे हैं जिस कैबिनेट में बहुत से फैसले होने हैं। आप क्योंकि 5 साल सरकार चला के आए हैं संजीव मिश्रा, अगर विकास के रास्ते पे आगे चलता है, आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। आप 5 साल सरकार चला के आए हैं, वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिसको योगी सरकार को सबसे पहले निपटना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सबसे बड़ी चुनौतियां अगर एक हो तो बात है, चुनौतियां तो मैं समझता हूं कि ये कांटो भरा ताज है इनके लिए, क्योंकि हमने जो डेवलपमेंट किया था उस डेवलपमेंट से दूसरे 2 गुना 3 गुना और 4 गुना अगर ये डेवलपमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से ये दिखाई देगा। तो गौरव जी, बहुत साफ सी बात है, ये तो अब चूंकि योगी जी जब विपक्ष में थे कुछ भी कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता ऐसे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे, अरे भाई एक मिनट रुकिए, इनके लिए इसलिए है क्योंकि हमने जो डेवलपमेंट किया उससे 4 गुना डेवलपमेंट इनको करना पड़ेगा। हम तो साफ सी बात कहते हैं, इनके लिए काटो भरा ताज, क्योंकि हमने अगर मेट्रो चलाई है तो अब इनको 19 तक बुलेट चलानी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आना चाहिए कि हाँ, हमें मेट्रो नहीं समझ में आई थी, हमने एक एक्सप्रेसवे बनाया, ये 4 एक्सप्रेसवे बनाएंगे। अब इनको तो चूंकि कुछ इनकी बीमारी है, इनको जरा पहले इनका इलाज कराइए। चैनल पे यही काम करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत साफ। संजीव मिश्रा, आप मेट्रो के ट्रायल को मेट्रो चलाना कह दें तो किसी दिन देश में अगर बुलेट ट्रेन के डिब्बे दिख जाए तो आप फिर मत कहिएगा कि बुलेट ट्रेन क्यों कह रही है बीजेपी, हमने चला दी। लेकिन मैं संदीप आपके पास आऊंगा। संदीप, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। सर, आई अंडरस्टैंड, पब्लिक के पास, पब्लिक ने भी समझा है सर, इसीलिए ये किसी तरीके की गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है कि हम अपना डेवलपमेंट उतनी अच्छी तरीके से जनता के गलतफहमियां तो जनता ने दूर कर दी कि जनता किसके साथ है, लेकिन मैं उस मुद्दे पर नहीं जा रहा हूं सर, मैं उस मुद्दे पर नहीं जा रहा हूं। संदीप महापात्रा, थोड़ा आगे की बात करते हैं। संदीप महापात्रा 2 उप मुख्यमंत्री, 47 मंत्री मुख्यमंत्री को मिलाकर एक जंबो मंत्रिमंडल है आदित्यनाथ का, और उन सबको संभालकर आगे लेकर जाना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती इसलिए भी होगी क्योंकि आज तक उनके पास ऐसा कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है सिवाय लोकसभा सांसद के रहने के। तो आपको लगता है कि आदित्यनाथ के लिए भी ये भी एक मेहनत टास्क होगा, और जो उन पर आरोप लगते हैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के, अपनी छवि के उलट काम करना भी उनके लिए एक बड़ा टास्क होगा, बड़ा चैलेंज होगा? ये देखिए हिंदुस्तान में बहुत बार ऐसे वाकये हुए हैं जहां पे चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर चुन के आए। जैसे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो कई साल मुख्यमंत्री रहे थे सर, उनके पास अच्छा खासा अनुभव। अखिलेश यादव जी भी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तब भी वो एमएलए नहीं थे, वो एमपी ही थे। तो ये कहना आज के समय में कि उनके लिए मुश्किल होगा, मुझे नहीं लगता है। दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, एक व्यक्ति जो 5 बार लगातार 98 से लेके आज तक लोकसभा में लगातार चुनते आए हुए हैं, लोकसभा के डिबेट्स में पार्टिसिपेट किए हैं, उनको पता है कि जो हाउस की मर्यादा है वो क्या है। उनको एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रति, उसको उन्होंने सकारात्मक तरीके से निभाया है। एक ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि उनको कोई मुश्किल होगी। जहां तक बार बार हिंदुत्व की बात हम लोग कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ के बारे में चूंकि बात हो रही है, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को पूछिए, वो बिना धर्म के भेदभाव किए हुए सबको एक तरह से मदद करते हैं। और उनके मठ के अंदर भी बहुत सारे मुसलमान लोग वहां पे काम करते हैं। गोरखपुर के मुसलमान जो लोग हैं वहां पे, मुसलमान भाई वहां पे जो हैं, उनको भी आप जाके पूछिए, सब कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने जब जब जरूरत पड़ी है उनकी मदद की है।
जहां तक कांग्रेस प्रवक्ता अभी कुछ बाजारू बात करने की बात कर रहे थे, मैं उनको यह बता दूं कि जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात है सर, आप ही की सरकार ने 70 के दशक में सुप्रीम कोर्ट को सुपरसीड किया था, चीफ जस्टिस को सुपरसीड करके एक दूसरे व्यक्ति को बनाया था। आप ही की सरकार ने कमिटेड जुडिशियरी की बात की थी, आप ही की सरकार ने इमरजेंसी लागू की थी। तो इसीलिए यह कहना कि भाई आप ही सही कहते हैं और बाकी लोग गलत है, ये सरासर गलत है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर कुछ कह रही है तो उसकी एक मर्यादा होती है, और बॉटम लाइन ये है कि आपके सामने कुछ लोगों की एक रोजी रोटी बन गई है क्योंकि उनकी राजनीति चल नहीं रही है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो होल्ड करते हैं उनको क्रिटिसाइज करिए। वो चाहे पूजा करें, उसको शुद्धिकरण का नाम देके आप उनको क्रिटिसाइज करें। मेरे पीछे किताब लगे हुए हैं, मेरे को कितने किताब पढ़ने चाहिए, मेरा अगर पूजा करने का है क्या 10 मिनट करूं या 1 घंटा करूं, ये भी तय करने की आप बात करते हैं, तो ये सरासर गलत है। चलिए जवाब दीजिए। मैं एक बात कहना, 1 मिनट लग गई बात, लेकिन आलोक शर्मा जवाब दीजिए। देखिए, मैं समझता हूं किसी ने भी शुद्धिकरण के ऊपर, जिसने भी शुद्धिकरण शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे नहीं लगता किसी भी आधिकारिक तौर पर यह आया है शब्द, नहीं आया। लेकिन जिसने भी किया शुद्धिकरण शब्द के ऊपर मुझे आपत्ति है। मैं पूजा करता हूं और मैं पूजा स्वयं करता हूं। मैं कितनी पूजा करूंगा नहीं करूंगा ये मेरा निर्णय है। महापात्रा जी, आपका भी निर्णय है। संवैधानिक संस्थाओं की जहां तक बात है, इमरजेंसी भी जो लगी थी वो संवैधानिक संस्था के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लगी थी। इमरजेंसी का प्रोविजन जो आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, और वो क्यों लगी थी वो भी पूरा देश जानता है। और उसके बाद इमरजेंसी के बाद कांग्रेस पूरी तरह से सत्ता में आई, ये भी पूरा देश जानता है। मैं समझता हूं कि इन चीजों के ऊपर कि आपने किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुपरसीड किया, अभी 2 महीने पहले आर्मी में भी यही हुआ है। तो आप लोग सवाल उठाने से पहले जरा थोड़ा सा सोचें कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आपने अभी एलजी के गवर्नर के पद को जिस तरह से गोवा में और मणिपुर में दुरुपयोग किया है, पूरे देश ने देखा है। कि गवर्नर के बेटे को कल ही मुख्यमंत्री ने वहां पर मंत्री बनाया है उत्तर प्रदेश में, नजमा हेपतुल्ला जी के बेटे को, चाहे पता होगा आपको। मैं समझता हूं कि पूरा देश आपकी कथनी और करनी सर, लेकिन एक चीज बताइए आलोक शर्मा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। बार-बार आलोक शर्मा की करते हैं, आलोक शर्मा, और मैं हिंदुत्व छोड़ दीजिए आप लोग। 1 मिनट, हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा मैं। आलोक शर्मा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आलोक शर्मा, गौरव जी, आलोक शर्मा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आलोक शर्मा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। संदीप महापात्रा रुकिए। आलोक शर्मा, और जब मैं किसी का बयान कोट कर रहा हूं तो फॉर गॉड सेक ये मत कहिएगा कि ये उनकी निजी राय है। मीम अफजल ने कहा कि योगी के सीएम बनाने से साफ है कि बीजेपी विकास नहीं चाहती। सर, अभी आप कह रहे हैं कि उनको काम करने दीजिए, अभी आप कह रहे हैं उनको थोड़ा वक्त दीजिए, फिर मीम अफजल कौन होते हैं उनको सर्टिफिकेट देने का, या किसी को भी सर्टिफिकेट देने का कि बीजेपी विकास नहीं, या कोई भी पार्टी विकास नहीं चाहती? लेट हिम वर्क सर, थोड़ा टाइम तो दीजिए उनको। देखिए, मैं समझता हूं जिस तरह से बीजेपी को राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार नहीं है, मीम अफजल साहब को प्री मैच्योर बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। अभी मुख्यमंत्री बने हैं वो। एक योगी अगर मुख्यमंत्री बनता है, वो हो सकता है सबसे ज्यादा अच्छे सिद्ध हों। आने वाला समय बताएगा कि वो किस तरह के मुख्यमंत्री हैं। अभी से इस तरह की बयानबाजी करना मैं समझता हूं गलत है। लेकिन बार बार हिंदुत्व के नाम पर ये बात कहना, मुझे केवल ये बता दीजिए, 3 साल से केंद्र में सरकार बीजेपी की बैठी है। ओके सर। गाय, गऊ, गंगा, गीता, इनके लिए अगर एक भी कदम, ओके सर, ओके, प्रेम शुक्ला के पास जाएंगे इस मुद्दे पर। लेकिन ये अगर 3 साल का रिपोर्ट कार्ड माने तो रिपोर्ट कार्ड ये है कि आप 7 सीटों पर हैं और बीजेपी 324 सीटों पर है। ठीक है, लेकिन अंसार 2 बात, मीम अफजल साहब का जिन्होंने तस्करा किया है कि मीम अफजल ने यह बयान दिया है, देखिए अगर विकास किया होता 67 साल में तो आज ये 7 पे सिमट करके ना आ जाते। और तकरीबन मैं समझता हूं 13 या 14 जगह तो मेरी राज्य का नाम बताइए। 1 मिनट आलोक जी 1 मिनट, 3, 4, 7 मतलब 12-13 जगह ऐसी हैं जहां बीजेपी। नहीं, रिपोर्ट कार्ड की बात गौरव जी ने की, मैं उत्तर देना चाहूंगा उसका। आप उसका दीजिएगा बाद में। मैं एक बात कहना चाहता हूं, दूंगा। अभी अंसार रजा कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। आप ही को बोल रहे हैं। अभी महापात्रा साहब ने एक बात कही है कि योगी जी की जो एरिया के मुसलमान हैं वो उनके पास आते हैं, उनका वो काम करते हैं। मुझे सब मालूम है कि वो काम करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे आप गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन की हैसियत से प्रमोट करेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा बहैसियत बीएसपी सपोर्टर। मैं एक बात कहना चाहता, जो काम वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, अगर बहैसियत चीफ मिनिस्टर वो पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर के खड़ा कर देते हैं, मैं कसम खा के कहता हूं सबसे पहले खड़े होकर के सलाम योगी जी को मैं करूंगा। तो आपके कहने का मतलब यह निकाले कि यह होगा नहीं होगा। देखिए मैंने क्या कहा, अभी देखिए एक दिन में आप फैसला नहीं कर सकते।
हर इंसान की समय जिंदगी नहीं के है। पहलू अलग अलग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। प्रेम हमें शुक्ला, हमें इंतजार करना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला, आपको तो ये तारीख और समय हमें- याद करना चाहिए, हमें इंतजार करना नोट पड़ेगा। करना चाहिए कहीं। अंसार रजा हमें कह रहे इंतजार हैं, करना अंसार पड़ेगा। रजा कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले खड़े होकर सलाम करूंगा। सबका विकास हमारा संकल्प है। हाँ। और मौलाना रजा, आप जरूर, आपको सलाम करने की बारी आएगी इंशाल्लाह। जरूर आप सलाम करेंगे। बिल्कुल। सबका साथ सबका विकास जो है ये हमारा संकल्प है और निश्चित तौर पर करेंगे, बिल्कुल चिंता न करें उसको। नहीं, लेकिन कुछ बड़े सवाल हैं प्रेम शुक्ला। जापानीज इंसेफ्लाइटिस गोरखपुर नहीं, आसपास के इलाके में बहुत बड़ी बीमारी है। इतने साल अगर योगी आदित्यनाथ वहां से सांसद चुने जाते रहे हैं तो कहीं कुछ तो हुआ होता सर। फिर अगर उसी को एक आधार माने तो कुछ सवाल उठते हैं सर। नहीं आप नहीं निश्चित गौरव जी, देखिए स्वास्थ्य जो राज्य का विषय होता है और योगी आदित्यनाथ जी पहली बार मुख्यमंत्री भी बने हैं, फिर भी वहां एम्स का केंद्र लाने में योगी जी का सतत प्रयास रहा है और एम्स के केंद्र का वहां भूमि पूजन और एम्स का केंद्र वहां आ रहा है और इंसेफ्लाइटिस से लड़ने का जो है एक कारगर उपाय किया जा रहा है और वो हमारा दायित्व है। कोई एक व्यक्ति भी जो है नहीं, अब तो आपका बीमारी से दायित्व और मरता ज्यादा है क्योंकि तो आपकी उसके सूबे में प्रति सरकार राज्य का बन गई। दायित्व मैं है ये कि सवाल जो पूछ रहा हूँ है, प्रेम जी, उसका इलाज उपलब्ध प्रेम जी, निश्चित प्रेम जी, बहाना भी नहीं है, सेंट्रल में भी निश्चित आती है। तौर पर चार बार से निश्चित सांसद तौर हैं, पर चार बार से हमारी सांसद जिम्मेदारी हैं। है। एक एम्स आ गया, लेकिन उस एम्स का फल क्या मिल रहा है ये बताइए हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि ये बड़ी चुनौती है सर। एम्स की बिल्डिंग बना देना और जापानी बुखार या दिमागी बुखार को खत्म कर देना, ये दो अलग अलग चीजें। नहीं, सिर्फ बिल्डिंग का नहीं, उससे चुनौती बड़ी चुनौती है, उसको खत्म करना हमारे लिए आवश्यक है और राज्य उसके लिए जो है संकल्पबद्ध है कि हम जो है जापानी बुखार जो है उसे लड़ेंगे। मैंने कहा ना, एक व्यक्ति का प्राण भी जो है ये दवा के अभाव में जाता है तो राज्य के लिए चुनौती है, उसको दवा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सर, पूर्वांचल और कराया से जाएगा। आपने 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री दिए हैं और पूर्वांचल यूपी का बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम की तो आधी से भी कम है नेशनल एवरेज की यूपी की पर उसके कैपिटा पिछड़ेपन इनकम। को दूर करने की कोशिश की जाएगी। कैसे सर? वो कौन सा रोड इसलिए बदहाली थी ना, तभी तो जो है इतना जबरदस्त मैंडेट क्यों दिया। देखिए, किसानों की आय बढ़ाना है, रोजगार निर्माण करना है, कानूनी व्यवस्था की स्थिति जब सुधरेगी, निवेश आएगा, एंटरप्राइजिंग लोग आएंगे, बुंदेलखंड अलग होगा, तभी जाकर जो उत्तर प्रदेश का विकास संभव है। लेकिन रंजीत जी, बुंदेलखंड अलग होगा, एंटरप्राइज जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जो है एंटरप्राइज जा रहे हैं। नहीं, अलग होने की बात कहाँ आ गई इसमें? वादा किया है अभी आपने, तो विकास की बात करें, वादा किया है कि बुंदेलखंड को हम अलग कर देंगे। उमा भारती जी ने वादा किया था। अरे भैया, पहले विकास तो कर रहने दीजिए। अरे आप देखिए, अब आप जो है बीच में अनावश्यक कूद पड़ रहे हैं। अच्छा, नहीं कूद रहे साहब, हम उठ के चले जाते हैं। मौलाना साहब देखिए, 11 तारीख के बाद कुछ स्थिति बिगड़ी लगता है, मुझे लगता है। नहीं, कुछ स्थिति बिगड़ी लगता है। थोड़ा मायावती जी की वो तो आशंकित है कि आगे स्थिति ना बिगड़े, वो ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आगे ना बिगड़े। वो तो ये कह रहे हैं कि आगे स्थिति ना बिगड़े, इसलिए वो आशंकित है और उनकी आशंका का समाधान आप करके जाइए, इस डिबेट में ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, जरा भी आशंका मत करिए। हाँ। नहीं, निश्चित हमको काम करने का अवसर तो दीजिए। हाँ। आप तो भी 48 घंटे बीते नहीं। हाँ। आप तमाम आशंका। अच्छा, मैं अब दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। मैं दूसरी तरफ मुझे मालूम है आप जब भी आते हैं तो दूसरे चैनल का पहले टाइम लेके आते हैं, लेकिन मुझे 2 मिनट दीजिए। संजू मिश्रा, 2019 में ज्यादा वक्त नहीं है क्या योगी सरकार के लिए? 2019 भी एक बड़ा चैलेंज है कि उनके लिए, जैसे मोदी सरकार के सामने 2014 का 2017 आ गया था, 3 साल था उनके पास और 3 साल का कहीं ना कहीं अगर यूपी और उत्तराखंड देखे तो उत्तर प्रदेश ने तो भर भर के उनको झोली वोट दिए हैं। क्या 2019 योगी सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा और उनको उससे पहले डिलीवरी करके दिखानी होगी अगर 2014 जैसा मैंडेट दोहराना है लोकसभा में उत्तर प्रदेश से? नहीं, देखिए गौरव जी, ये तो उनकी अपनी पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो किस तरीके से 2 साल में क्या डेवलपमेंट करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। अरे गौरव जी, पूरी बात तो आने दीजिए। अगर पहले ही आप बोल दोगे तो फिर क्या फायदा रहेगा। देखिए, 19 का मतलब है कि लोकसभा चुनाव को 5 साल हो जाएंगे, केंद्र सरकार को 5 साल हो जाएंगे और 5 साल पहले 2014 में जो कमिटमेंट किए थे, जो वादे किए थे कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, 100 दिन में काला धन भी विदेशों से आएगा, 100 दिन में भ्रष्टाचार भी दूर होगा, अच्छे दिन आएंगे, बुलेट ट्रेन आएंगी, तो उन सबके वादों के बीच में हम लोग लेकर के जनता के बीच में ये मत बताइए क्या हो गया, क्या क्या नहीं हो गया। मिश्रा जी, तो निश्चित रूप से एक अब आप उनकी बात पूरी जाए। संजू मिश्रा, 30 सेकंड आपके, पूरी करिए बात अपनी।
नहीं, देखिए बहुत साफ सी बात है, और हमने जो काम किया है बहुत साफ सी बात है, उससे ज्यादा बेहतर काम करके अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री दिखाते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश की जनता को लगेगा। लेकिन जो काम बोलता है वो अगर 2019 में लोगों को लगेगा कि हाँ वो काम बोलता था और इनके कारनामे बोल रहे, तो इसमें बहुत बड़ा अंतर आएगा। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आएगा। इतना बता दीजिए, उन्होंने 2019 का तस्करा किया है, माननीय मुलायम सिंह जी ने मोदी जी के कान में क्या कहा है, इतना बता। अब आप पूछ लीजिए कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, अब वो आपको बताने आ रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा उनके कान में। क्या बात कर रहे हैं अंसार आजा, लेकिन बताना चाहिए ना, क्या बात कर रहे हैं आप दिल्ली में रहते, मोदी जी से कल सुबह पूछ लीजिएगा, कान में ही पूछ लीजिएगा। मोदी जी को तो समझ में नहीं आया। एक मिनट, मैं यही सवाल लेके जाऊंगा संदीप महापात्रा के पास। संदीप महापात्रा, क्या योगी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा 2019 तक डिलीवर करना? मैं आ रहा हूं आलोक जी आपके पास। देखिए, योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, 5 साल की मैंडेट मिली है, अभी 2 ही दिन हुए हैं। किस तरह से वो रूपरेखा तैयार करेंगे, किस तरह से, जैसे मैंने कहीं पढ़ा है कि 15 दिन के अंदर पुलिस महकमे को कहा गया है कि सिक्योरिटी जो पोजीशन है, सेफ्टी और सिक्योरिटी, उसके ऊपर एक रिपोर्ट दीजिए। एक बहुत ही एक अच्छी बात है, वेलकम स्टेप है। तो आगे आने वाले दिनों में, जैसे गौरव जी आप कह रहे थे कि पिछले कई सालों से आपको पता होगा कि एक बीमारू शब्द का उपयोग हुआ करता था बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए। इसमें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे स्टेट और कई कुछ हद तक बिहार भी जो बीमारू शब्द है उससे ऊपर के उठ के चले गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी भी उसी कैटेगरी में आता है। तो निश्चित रूप से एक बड़े राज्य होने के कारण इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और जो एक मिला है इनको योगी सरकार को, जिसको कहते हैं कि हेरिटेज जो मिला है, उसके कई सारे आयाम होंगे। वो हो सकता है शिक्षा व्यवस्था, हो सकता है वो शैक्षणिक अनुष्ठान किस तरह से अच्छी तरह से चलाया जाए, हेल्थ सर्विसेज कैसे इंप्रूव किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड भी नहीं है वहां पे। लेकिन एक अच्छी बात जो है गौरव जी, और हम सबको ये ध्यान देना चाहिए कि मोदी जी के सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश जैसे जगह में जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पिछले 70 साल से नहीं थी, वहां इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है। जहाँ पे गैस की व्यवस्था नहीं थी, उज्ज्वला योजना। नहीं सर, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड छोड़ दीजिए, अभी योगी सरकार की बात करते हैं। मैं विक्रम सिंह साहब के पास जाऊंगा। और एक बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है इस पे पूछना चाहिए सर, कानून व्यवस्था की हम बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन एक सेंसिटिविटी तब पैदा होती है और एक शंका तब पैदा होती है सर, जब ये सरकार कहती है कि आते ही बूचड़खानों को बंद करेंगे, और पहले दिन ही जैसा एक्शन होता है उसका रिएक्शन भी होता है। खबर आई कि गजरौला के पास किसी बूचड़खाने के मालिक ने खुद को आत्मदाह करने की कोशिश की। तो सरकार, सर आपको लगता है सरकार के ये वादे को पूरा करने के लिए कानून व्यवस्था पे और ज्यादा जोर आएगा? क्यों नहीं गौरव जी, किसी भी समस्या का निराकरण एक कानूनी पहलू है, दूसरा एक मॉरल पहलू है। कानूनी औचित्यपूर्ण है, लेकिन मॉरल को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसको देखें कि अगर जो चीज आज तक चलती आ रही है उसको किस प्रकार का एक सर्वमान्य समाधान, क्योंकि जब सबका विकास की बात हम करते हैं तो ये नहीं कि एक तरफा विकास हो, बूचड़खाने बंद होने ही चाहिए, कानून की परिधि के अंदर जो कार्रवाई होनी चाहिए निसंदेह होनी चाहिए। लेकिन अगर हमको किसी प्रकार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था देखनी हो या उसके बारे में कोई और रिहेबिलिटेशन की बात करनी हो, उसके बारे में भी सोच करके तब इसके बारे में कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन एक तरफा कार्रवाई, बुलडोजर चलाने, मैं समझता हूं कि एकदम से एक तरफा कार्रवाई करना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सोची समझी एक रोड मैप के तहत एक समग्र कार्रवाई जरूर होगी, कानून की दृष्टि से भी और नैतिकता के दृष्टिकोण से भी। अच्छा, 5 साल की कानून, क्योंकि आप यूपी की कानून व्यवस्था को समझते हैं, फिर मैं प्रेम शुक्ला आपके पास आता हूं। 5 साल की कानून व्यवस्था को कितने नंबर देते हैं 10 में से? पिछले कानून व्यवस्था से, पिछली सरकार की? ये अगर इससे मुझसे सवाल ना करें, क्योंकि मैं, सर आप गैर राजनीतिक इसलिए तो आपसे कर रहे हैं, मैं इनको 0/10 दूंगा। मैं 0/10 जी। मतलब आपने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल। संजीव नेगेटिव संजीव सुन लीजिए, नेगेटिव में कानून व्यवस्था थी आपकी सरकार की, और क्या यही एक कारण था प्रेम शुक्ला जो आप लोग सरकार में आए हैं और आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है इस कानून व्यवस्था को 0/10 से 10/10 या 9/10 तक लाने की? मैं आ रहा हूं संजीव, एक मिनट संजीव रुकिए, इसमें गौरव जी संजीव रुकिए, प्रेम शुक्ला ठीक है। देखिए, जब जनता ने जब जनादेश दिया है तो जनादेश निश्चित तौर पर सरकार के काम से जनता प्रसन्न होती, तो जो बातें की गई थी उनके पक्ष में जनादेश जाता। क्योंकि जनता को बहुत सारी खामियां लग रही थी, इसलिए एक जबरदस्त जनादेश जो है वो परिवर्तन की दिशा में दिया है। तो हम सिर्फ सत्ता परिवर्तन के हामी नहीं है, हम व्यवस्था परिवर्तन के हामी है। तो व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक है, और उसमें कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करना ये हमारी प्राथमिकता है। ठीक है, आप संजीव बोलिए, आप क्या बोल रहे थे, फिर आलोक जी आता हूं आपके पास।
देखिए गौरव जी, ये इनका अपना निजी तजुर्बा रहा होगा। ये यहाँ उत्तर प्रदेश में अधिकारी रहे हैं सर, डीजीपी मुझे लगता रहे है कि इनका और मुझे निजी लगता है तजुर्बा हम में से है। किसी के पास लेकिन ये इतना पूरे तजुर्बा उत्तर नहीं है प्रदेश यूपी में की अगर इस कानून तरीके की व्यवस्था बात को आंकने कहेंगे, का। सुन लीजिए, सुनिए। एक तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार को नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस के प्रशासन को इन्होंने एक तरीके से वो कर दिया है। सर, वो मैं आपसे समझता अच्छा हूं कि हमसे उत्तर अच्छा प्रदेश में समझते हैं अभी इस चीज लेटेस्ट जिस तरीके से हुआ उत्तर प्रदेश में, एक सबसे लखनऊ अच्छी में मशीनरी को नाकारा बनाने का भी अपयश आपको है सर। आतंकवादी को जिस तरीके से मार के गिराया, ये भी आप देख लीजिए। तो ये एक अलग चीज है। वो अलग बात है कि इनका अपना निजी तजुर्बा है। नहीं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, संजीव मिश्रा, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव जब तक सीएम रहे तब तक गायत्री प्रजापति नहीं पकड़े गए, लेकिन जैसे ही सीएम नहीं रहे 2 दिन में गायत्री प्रजापति पकड़ लिए जाते हैं। विभाग के लिए हुआ। ठीक है, आलोक शर्मा नहीं तो उस समय ऐसे तो उस समय भी वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे। ठीक है, मैं आता हूं आपको। आलोक शर्मा पकड़वाया है, सही कह रहे हो। इनकी कौन सा मुख्यमंत्री इन्हें शपथ ले ली थी, वो एक अलग चीज है। देखिए, हर चीज को आप अगर इस तरीके से देखेंगे, खाली गिलास आधा देखेंगे, आधा भरा गिलास देखेंगे, वो एक अलग है। आलोक शर्मा, आप भी मानते हैं कि आधा गिलास खाली देखा जा रहा है? गौरव जी, कारण बताऊंगा। देखिए, जीरो क्यों दिया गया का नजरिया अलग अलग हो सकता है। मैं डीजीपी साहब का बड़ा सम्मान करता हूं, विनम्रता के साथ सम्मान करता हूं। ये आईपीएस अधिकारी रहे हैं और ट्रेनिंग में आईपीएस अधिकारी को सिखाया जाता है कि आपको बिना भेदभाव के काम करना है। और केवल एक पुलिस ऐसी होती है जिसके कंधे के ऊपर अशोक चक्र लगता है और माथे के ऊपर टोपी में भी अशोक चक्र लगता है, बाकी आदमी के भी नहीं लगता है। और अगर पुलिस इस तरह से पॉलिटिसाइज हो जाती है तो मैं समझता हूं कि वो पुलिस महकमे के लिए भी बहुत सोचने। अभी आपने कहा था किसी को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देने की किसी के पास कैपेसिटी नहीं, अब आप पॉलिटिसाइज करने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं सर, ये याद रखिए सर। इसके बाद बोलिए, आपने डीजीपी विक्रम सिंह को पॉलिटिक्स करने का सर्टिफिकेट दे दिया है। पूर्व अधिकारियों को कम से कम पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, तब ज्यादा अच्छा रहता। सुन नहीं रहे, सुनिए, नहीं सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं, लेकिन आपकी बात आपको याद दिला रहे हैं। बोलिए आलोक जी, बोलिए। अगर किसी को आईना दिखाना भी गुनाह है तो उसके लिए कहीं पर पॉलिटिशियन तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी जिम्मेदार है। मैंने केवल इतना कहा है। दूसरी बात, अभी साहब आरएसएस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे जो हैं कि साहब वो 70 साल में तो बिजली नहीं गई उत्तर प्रदेश में। तमाम चैनल्स ने दिखाया कि जिन गांवों के नाम बिजली नहीं में थे वहां पर बिजली। मुझे लगता है मुझे एक बार फिर जाना चाहिए विक्रम जी के पास। एक मिनट, मुझे लगता है मुझे एक बार फिर, एक मिनट, ठीक है, बिहार में जाएं, एक मिनट, विक्रम जी के पास मुझे लगता है फिर जाना चाहिए। विक्रम जी, आप पे सबसे ज्यादा उंगली उठ रही है, आपने जीरो क्यों दिया? अभी बताइए, एक मिनट, जीरो क्यों दिया ये सुन लीजिए। अब आप जीरो क्यों दिया? देखिए, सभी विद्वान पैनलिस्ट मौजूद हैं। मैं दावे के साथ ये कह रहा हूं, किसी राजनीतिक दल का मैं आधी प्याली चाय का अगर गुनहगार हूं तो बता दें। अगर मुझे ये लाभ उठाना होता तो मैं पहले उठाता। निर्वाचन के पहले मैंने आप में से किसी से कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है। के ऊपर किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। मुझे मालूम है आलोक जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन यहां का पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते उस विभाग को आईसीयू में जाते हुए मैंने देखा है, जो कि विश्व का सबसे एक प्रतिष्ठित एक संगठन पुलिस का रहा है। सबसे ज्यादा पुलिस मुजाहिमत यानी पुलिस थानों पर आक्रमण पिछले 5 साल में, सबसे ज्यादा सामूहिक बलात्कार पिछले 5 साल में, सबसे ज्यादा पुलिस को रौंद करके वर्दी फाड़ा जाना पिछले 5 साल में, अपराधियों के विरुद्ध निष्क्रिय और खुत्थल हो जाना पुलिस का और बिल्कुल निरीह होकर के इस्तीफे दे देना, आपे से बाहर होकर के और रोते हुए अधिकारियों को बचाना, ये पिछले 5 साल में। एक ऐसे कुशाग्र और ये धाव की फोर्स को आपने इतना निष्क्रिय बना दिया, इसलिए मैं सिर्फ 0 दे रहा हूं, वरना -10 होना चाहिए था। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों का। आलोक जी जाते थे, एक बात कहूंगा, अगर 27 साल का बेहाल, 27 साल बेहाल का नारा अगर पकड़ रहता तो शायद 7 के आगे 2 और लिखा होता सर। लेकिन ठीक है, आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है कि आपको किसके साथ जाना नहीं जाना। संजीव मिश्रा, प्लीज अब किसी फॉर्मर पुलिस अधिकारी को आप पॉलिटिकल कटघरे में ना खड़ा करें तो ज्यादा अच्छा है सर, क्योंकि पॉलिटिक्स कहां और कैसे होती है ये सब हमने उत्तर प्रदेश में देखा है सर, हमने देखा है सर। प्लीज, बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया। और जाते जाते एक और बात, हथेली में सरसों नहीं उगती, तो अभी थोड़ा टाइम देते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को और देखते हैं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तमाम आरोपों पर जो उनके ऊपर आरोप है वो सही उतरेंगे गलत उतरेंगे, उनको थोड़ा टाइम देते हैं, फिर बात करते हैं। हमने योगी के चैलेंज की बात की, योगी के रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं की, ध्यान रखिएगा। और योगी के चैलेंज हैं कुछ बड़े जिनसे उनको निपटना होगा। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट में इतना ही। नमस्कार।